हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में, जिसमें हम आज बीएससी पार्ट सेकंड के लिए ऑप्टिक्स की बुक में से डिफ्रैक्शन की यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। और डिफ्रैक्शन में हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्ट्रेट एज, यानी कि सीधी कोण से विवर्तन। ठीक है, ये क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट दे रखा है, मतलब जैसे एक सीधा तार है, ठीक है, या एक कील का टुकड़ा है, ठीक है, जो आगे से क्या है, तीखा है, या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उस पर जब हम लाइट गिराएं और वो लाइट उससे डिफ्रैक्ट हो, और डिफ्रैक्ट होने के बाद में पर्दे पर जो है वो कुछ पैटर्न बनाए, उस पैटर्न को जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्ट्रेट एज। ठीक है, तो ये टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर पहले जो मेन कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो टॉपिक बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारे पास कोई भी प्लेन वेव फ्रंट होता है, हमारे पास कोई स्पेरिकल वेव फ्रंट होता है डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, और उस स्पेरिकल वेव फ्रंट की वजह से हम स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी निकालना चाहें, तो उस पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी निकालने के लिए उस पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट P है, उस पॉइंट से जो लाइट का सोर्स है उस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो वेव फ्रंट को किसी पॉइंट O पर काटती है। तो इससे हमारे पास दो वेव फ्रंट बन जाएंगे। हमारे पास था एक वेव फ्रंट डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, लेकिन उस पॉइंट के लिए वो जो एक सिंगल वेव फ्रंट है वो दो वेव फ्रंट की तरह काम करेगा। यहाँ एक वेव फ्रंट हो जाएगा WO, ये WO वेव फ्रंट हो गया, और दूसरा हो जाएगा W-O वेव फ्रंट। तो था हमारा वेव फ्रंट स्पेरिकल, लेकिन ये जो WO और W-O वेव फ्रंट है वो हम क्या मान सकते हैं? प्लेन वेव फ्रंट मान सकते हैं। ये जो दो वेव फ्रंट हमें प्राप्त होंगे वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह ट्रीट करेंगे। और किसी वेव फ्रंट से जो है, प्लेन वेव फ्रंट से इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? प्लेन वेव फ्रंट से इंटेंसिटी निकालने का तरीका होता है कि वो बहुत सारे HP-Z से मिलकर बना मानते हैं हम, तो HP-Z के एम्पलीट्यूड जोड़ देते हैं हम, R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4, इस तरह से जोड़ते हैं, पिछले वीडियोज़ में बताया था। और इनका रिजल्ट क्या होता है? जो इनकी फर्स्ट एम्पलीट्यूड होता है उसका हाफ होता है। ठीक है, फिर इसका ये एम्पलीट्यूड का जब हम स्क्वायर करेंगे और इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटेंसिटी निकालेंगे। समझ में आ गई बात? किसी पॉइंट पर वेव फ्रंट की वजह से इंटेंसिटी निकालने के लिए उस पॉइंट से पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में वेव फ्रंट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, W और OW डैश। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? उन जो दो पार्ट में डिवाइड किया है उनको हम प्लेन वेव फ्रंट मानेंगे। प्लेन वेव फ्रंट मानकर उनका पहले एम्पलीट्यूड निकालेंगे। एम्पलीट्यूड बहुत सारे HP-Z से मिलकर बना मानेंगे। फिर एम्पलीट्यूड निकालने के बाद उसका स्क्वायर करके K से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बहुत ईजी वे में हम इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले ये मिटा दूं मैं इसको अच्छे से। तो देखो, हमें जो सिचुएशन दी हुई है वो सिचुएशन क्या है कि वी हैव गिवन अ लाइट सोर्स S। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? इट एमिट्स अ वेव फ्रंट WW डैश, वो एक तरंगाग्र WWS उत्सर्जित करता है। दिस वेव फ्रंट स्ट्राइक एट स्ट्रेट एज, ये जो WW डैश है वो एक तीक्ष्ण किनारे से सीधी कोण से टकराता है, एंड डिफ्रैक्ट फ्रॉम इट, और उससे विवर्तित होता है। ठीक है, और द लाइट इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन, जो विवर्तित प्रकाश है उसको एक पर्दे पर देखा जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्यामितीय प्रकाश की के अनुसार क्या होना चाहिए कि ये लाइट जो है वो अगर सीधी चलती है तो वो केवल इस रीजन में ही जा पाएगी। ये बाकी जो लाइट इधर जा रही है उसको ये जो तीक्ष्ण किनारा है, ये जो सीधी कोण है, स्ट्रेट एज है, वो ब्लॉक कर लेगी। तो यहाँ लाइट ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ लाइट ब्लॉक होने का मतलब ये हमारा डार्क रीजन है या शेडो रीजन है, और ये हमारा ब्राइट रीजन होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए?
ये होना चाहिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब जिसके अनुसार लाइट सीधी चलती। लेकिन हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व करेंगे? प्रैक्टिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो ये डार्क रीजन है यहाँ पर भी लाइट पहुँच रही है, लेकिन लाइट कैसे पहुँच रही है? थोड़ा ऊपर की तरफ हम देखें तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी यहाँ नीचे जाएंगे वैसे कम होती जाएगी, यहाँ नीचे और कम होती जाएगी और कम, तो ऊपर से नीचे की तरफ आते आते लाइट थोड़ी डिम होती जाएगी, लेकिन ज़ीरो इंटेंसिटी नहीं होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे तो वहाँ डार्कनेस आ जाएगी, लेकिन पूरी तरह से डार्क नहीं होगा। और ये वाला जो रीजन है ब्राइट रीजन, इसमें भी लाइट इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होगी। कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी एकदम ज़्यादा है, फिर एकदम से डार्कनेस आएगी, फिर ज़्यादा है, फिर डार्कनेस आएगी। मतलब यहाँ क्या बनेगी, यहाँ पर फ्रिंजेस बनेगी। ठीक है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह के फ्रिंजेस बन जाती है। तो यहाँ बनती है फ्रिंजेस और यहाँ इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो इस तरह का जो पैटर्न है वो क्यों बनता है उसको हम जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बेस पर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास वेव फ्रंट था W, ये था लाइट सोर्स S, ये था हमारे पास स्ट्रेट एज तीक्ष्ण किनारा, और ये जो था हमारे पास स्क्रीन था। ठीक है, और हम इसको जो स्क्रीन पर जो लाइट बन रही है उसको हम अलग अलग पार्ट में स्टडी करते हैं। हम यहाँ इसको स्क्रीन को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये वाला जो रीजन है वो लाइट्स रीजन है, मतलब प्रकाशमय क्षेत्र है, और ये वाला जो रीजन है वो शैडो रीजन है, यानी कि छाया क्षेत्र है। ठीक है, तो हम पहले जो लाइट के बारे में पढ़ते हैं वो शैडो रीजन में पढ़ते हैं। तो शैडो रीजन में हम कोई पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन शैडो रीजन, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता शैडो रीजन में। तो देखो शैडो रीजन में इंटेंसिटी निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, कैसे निकालेंगे। हम इस पॉइंट P से क्या करेंगे, इस सोर्स पर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, पॉइंट P से सोर्स पर लाइन खींच दी, ये जो पॉइंट बना ये O हो गया। ठीक है, तो पॉइंट P डिवाइड W डैश इंटू टू पार्ट्स, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। वो दो पार्ट कौन कौन से हो गए, W' एंड OW। ठीक है, अब आप देखो कि W' इज कंप्लीटली ब्लॉक। ये W' तो पूरा रुक जाएगा, ये जो एज है इसको पूरा रोक लेगी, लेकिन WO है वो पूरा ब्लॉक नहीं होगा, उसका केवल ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा जो है वो ब्लॉक होगा। किसका, WO का। इसको अपने पॉइंट O' मान लेते हैं, तो WO का जो O' हिस्सा है वो ब्लॉक होगा। ठीक है, O' पार्ट ऑफ WO इज ब्लॉक्ड। तो इतना ये हिस्सा ब्लॉक हो गया, तो हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, WO' की वजह से। ठीक है, सो इंटेंसिटी एट P इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू WO'। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि भाई WO की वजह से एम्पलीट्यूड कितना है, तो वो एम्पलीट्यूड WO का कितना आएगा, WO का एम्पलीट्यूड R1 माइनस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो WO' का एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड ऑफ WO वो कितना होगा, WO का एम्पलीट्यूड माइनस WO का एम्पलीट्यूड माइनस ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा OO' का एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो WO का एम्पलीट्यूड तो कितना है, R1 माइनस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। OO' का एम्पलीट्यूड, अब देखो OO'
अगर यहाँ पर केवल एक HPZ आता है, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड एक HPZ के बराबर होंगे, 2 आते हैं तो 2 HPZ के बराबर में होंगे, 3 आते हैं तो 3 HPZ के बराबर में होंगे। तो यहाँ पर हम यूँ कह देते हैं कि अगर ये 1 HPZ के बराबर है तो यहाँ माइनस का R1, ओ डैश का एम्पलीट्यूड कितना हो गया R1, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि इफ़ ओ डैश ब्लॉक 1 HPZ, अगर ये 1 HPZ को ब्लॉक कर रहा है तो ये माइनस का R1 से R1 गया तो ये हमारे पास हो गया माइनस का R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो इससे हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा फर्स्ट टर्म का आधा आएगा तो R2/2, और इंटेंसिटी जो आएगी रिजल्टेंट P पॉइंट पर वो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, तो वो आएगी KR2²/4 यानी कि I2/4। तो यहाँ पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी आई वो I2/4 आई। अब मान लो ये पॉइंट P जो है वो थोड़ा और नीचे लेते हैं अगर हम, तो लाइन कुछ ऐसे बनती तो ये वाला हिस्सा और ज़्यादा बड़ा हो जाता। कौन सा वाला हिस्सा, O वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा हो जाता, ठीक है। तो फिर क्या होता कि ये ज़्यादा HPZ को ब्लॉक करता, इफ़ O ब्लॉक 2 HPZ को ब्लॉक करता, तो 2 HPZ को ब्लॉक करता, तो यहाँ पर हमारे पास R1 की बजाय R1 माइनस R2 आता, ठीक है। तो R1 माइनस R2 आता तो हम क्या रिजल्ट लिखते, यहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बन जाता, R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4। ये तो अपने जो है वो WAO का एम्पलीट्यूड हो गया, इसमें से O डैश का माइनस करना है हमें, तो O डैश में क्या हो जाता है R1 माइनस R2, तो ये R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कैंसिल हो जाता, तो हमारी काउंटिंग R3 से शुरू होती और उस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आता। तो हम कहते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फर्स्ट टर्म का आधा होता है और इंटेंसिटी जो है P पर वो कितनी हो जाती, KR3²/4 यानी कि I3/4। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले की कंपैरेटिवली इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। इसी तरह से लगातार जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट हाफ तो एक्सप्लेन कर दिया कि डार्क रीजन में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों होती जा रही है। फिर जो नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि ये जो O डैश है वो 3 HPZ को ब्लॉक कर लेगा, 3 को ब्लॉक करेगा तो यहाँ R1 माइनस R2 प्लस R3 हो जाएगा, तो गिनती जो है वो R4 से शुरू होगी, यहाँ I4/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंटेंसिटी लगातार डाउन होगी। अब हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी एट ब्राइट रीजन, जहाँ हमारे पास प्रकाश की चमक पहुँच रही है वहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसको, W डैश, ये हमारे पास S, ये हमारे पास स्क्रीन, ये हमारे पास स्ट्रेट एज, ठीक है। अब मैं पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ, पॉइंट मान लो ये P डैश है, यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। इंटेंसिटी निकालनी है तो इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या होगा कि इससे सोर्स से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये पॉइंट बना देंगे O डैश, ठीक है। ये O डैश पॉइंट है और यहाँ मान लो पॉइंट है O। अब हमारा पॉइंट P डैश क्या करता है, P डैश डिवाइड W डैश इंटू टू पार्ट्स। वो कौन से पार्ट्स में डिवाइड करता है, O डैश एंड O डैश W डैश, ठीक है। O डैश और O डैश W डैश, तो O डैश तो पूरा पहुंच रहा है P डैश पर, और O डैश W डैश जो है, O डैश W डैश में से इतना हिस्सा जो है वो ब्लॉक हो रहा है और केवल इतना हिस्सा पहुंच रहा है O डैश O, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई इंटेंसिटी एट P डैश इज ड्यू टू WO डैश, ये तो कंप्लीट आ रहा है, ठीक है, ये तो कंप्लीट आ रहा है WO डैश, और साथ में जो है वो क्या है O डैश O, ये केवल क्या है पार्ट ऑफ O डैश W डैश, मतलब इंटेंसिटी O डैश O की वजह से आ रही है जो कि इस पूरे वेव फ्रंट का एक छोटा पार्ट है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू ओ डबल डैश का कंप्लीट एम्पलीट्यूड निकालना है तो वो आएगा R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, पहले हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R1 माइनस R2 प्लस R3 प्लस माइनस R4, ये तो किसकी वजह से आ रहा है, डब्ल्यू ओ डबल डैश की वजह से, और कंटिन्यू चलेगा ये इनफाइनाइट। और अब किसकी वजह से निकालना है, ओ डबल डैश ओ की वजह से। तो ओ डबल डैश ओ जो है इस पूरे वेव फ्रंट का एक छोटा पार्ट है तो उसकी वजह से केवल या तो एक हिस्सा आएगा या दो हिस्से आएंगे या तीन हिस्से आएंगे, HPZ सारा HPZ नहीं आएगा, ठीक है। या तो एक HPZ आएगा या दो HPZ आएगा या तीन HPZ आएगा, ठीक है। तो ओ डबल डैश ओ की वजह से अगर केवल एक HPZ आता है, इसकी वजह से अगर केवल एक HPZ आता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे केवल R1, ठीक है। यहाँ हमने मान लिया इफ़ ओ डबल डैश ओ अलाउ ओनली वन HPZ, अगर ये एक ही HPZ को अलाउ करता है तो इससे देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। इस सब का सम क्या होता है, इस सब का सम हमें पता है क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म है उसका आधा, तो ये हो जाएगा R1/2 और लास्ट वाले में क्या है R1, तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आ गया 3R1/2। ये एम्पलीट्यूड हुआ। इंटेंसिटी जो होगी, इंटेंसिटी जो है P डैश पर वो कितनी हो जाएगी, IP डैश, उसके स्क्वायर के बराबर में होगी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4I1, ठीक है। मतलब जितनी पहले HPZ की इंटेंसिटी उसका 9/4 होगी, किसके लिए, पॉइंट P डैश के लिए। अब मान लो कि यहाँ हम कंडीशन डाल दें कि ये पॉइंट P थोड़ा और ऊपर जाए, तो और ऊपर जाएगा ये पॉइंट P डैश, अगर और ऊपर जाएगा तो ये ऐसे लाइन बनेगी तो हमारा O डैश पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा, तो ये O डैश O ये थोड़ा बढ़ जाएगा। ये बढ़ने का मतलब ये अब एक HPZ की बजाय इसमें दो HPZ आने लग जाएंगे, ठीक है। तो इफ़ O डबल डैश O अलाउ 2 HPZ, अगर ये 2 HPZ को अलाउ करें तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, पहले हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं यानी कि परिणामी आयाम निकालते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पहले वाले पार्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, डब्ल्यू ओ डबल डैश पूरा आ रहा है, डब्ल्यू ओ डबल डैश यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पूरा आ रहा है, वो तो पूरा ही लेंगे। और साथ में हम क्या करेंगे, जो ओ डबल डैश ओ का पार्ट है अब वो दो को अलाउ कर रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे R1 माइनस R2। जैसे हम यहाँ R1 माइनस R2 अलाउ करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है आप देखो R1 माइनस R2 करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वाले टर्म का तो क्या आ गया, R1 आ गया, R1/2 आ गया, और सेकंड वाले टर्म में देखें तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, R1 माइनस R2, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3R1/2 माइनस में R2। अब R1 और R2 अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही होते हैं, ठीक है, R1 और R2 अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो हम अप्रॉक्सीमेशन लगाएं तो ये जो वैल्यू होगी ये 3R1/2 माइनस का R1, तो डेढ़ में से एक गया तो क्या बचेगा, आधा बच जाएगा, तो ये R1/2 बच जाएगा। R1/2 बचेगा तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी, IP डैश बराबर में KR1²/4 यानी कि I1/4। तो देखो पहले P डैश पर आ रही थी 9/4, अब आ रही है I1/4, मतलब पहले 9/4 I1 थी, अब I1/4 है, मतलब 9 टाइम्स कम हो गई इंटेंसिटी। तो हम कहेंगे कि ये जो है वो डार्क फ्रिंज बना देगा, ये डार्क फ्रिंज बना देगा। ये कौन सी फ्रिंज बनाएगा, ब्राइट फ्रिंज बनाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम कंटिन्यू करते जाएं, ठीक है। अगला अगर हम और लें तो यहाँ पर इफ़ O डबल डैश O अलाउ 3 HPZ, अगर वो 3 HPZ को अलाउ कर दें तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म प्लस का R3 और आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म R3 और आ जाएगी, ठीक है। तो जब हम यहाँ R3 करेंगे तो क्या आएगा, देखो आप यहाँ पर फर्स्ट था हमारे पास R1 माइनस R2, वो O डबल डैश तो वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये
वैसा ही रहेगा। सेकंड अपना जो पार्ट था, सेकंड पार्ट कौन सा था, डब्ल्यू ओ डैश, तो वैसा ही रहेगा। ओ डबल डैश ओ जो है उसकी वजह से हमारे पास 3 टर्म आएगी, तो R1 माइनस R2 प्लस का R3। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो इनका जो सम है वो तो हो जाएगा R1/2 प्लस ये क्या हो गया R1 माइनस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है ये मानते हैं कि भी R1 अप्रोक्स R2 इक्वल्स टू क्या होता है, R2 इक्वल्स टू R1 प्लस R3/2 ये होता है, या 2R2 इक्वल्स टू क्या होगा R1 प्लस R3। तो R1 प्लस R3 की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, 2R2 मान लेते हैं। R1 प्लस R3 की जगह पर 2R2 माइनस का R2 और ये R1/2। तो यहाँ से आप देखो कि R1/2 प्लस ये R2 आ गया, और R2 और R1 अप्रोक्सीमेटली हम बराबर मान लेते हैं, तो ये हमारे पास वापस कितना आ जाएगा 3R1/2, वापस 3R1/2। तो इंटेंसिटी जो है वो वापस से बढ़ गई, और इंटेंसिटी अब जो है वो कितनी हो जाएगी 9/4I1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी वापस बढ़ गई, तो वापस हमारे पास ब्राइट फ्रिंज आ गई, तो कंसेक्यूटिवली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती जाएगी। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो हमने रिजल्ट शुरुआत में डिस्कस किया था वो वैसा क्यों आया, वो हमने प्रूव कर दिया। अब हम यहाँ एक अल्टरनेटिवली एक लास्ट पॉइंट हम और कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या, इंटेंसिटी एट बाउंड्री ऑफ डार्क एंड ब्राइट रीजन। ठीक है, जो हम छाया क्षेत्र और जो प्रकाशमय क्षेत्र कह रहे थे उसकी बाउंड्री पर इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने W डैश जो है वेव फ्रंट बनाई, ये हमारा सोर्स है, यहाँ हमारे पास जो है स्ट्रेट एज है, यहाँ हमारे पास स्क्रीन है, ये पॉइंट है P, यहाँ से ये जो लाइन बनाते हैं ये बाउंड्री है। ऊपर हम कह रहे हैं कि लाइट का रीजन है, नीचे हम कह रहे हैं शेडो है। तो ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, W और OW डैश। तो OW डैश तो यहाँ पर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, और ये पूरा इंटेंसिटी देता है। ठीक है, तो P डिवाइड WW डैश इंटू WO एंड OW डैश। तो OW डैश इज completely ब्लॉक्ड, तो पूरा ब्लॉक हो गया। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, पहले एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा भाई, केवल एक ही वेव फ्रंट है, तो R1 माइनस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, तो आ जाएगा R1/2। और इंटेंसिटी क्या आ जाएगी रिजल्टेंट, वो इसके स्क्वायर के बराबर हो, तो K R1 का स्क्वायर बाय 4। ठीक है, R1 का स्क्वायर बाय 4, तो ये हमारे पास I1/4। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको अगर हम ग्राफ में शो करना चाहें तो हमारे पास जो डार्कर रीजन था वहाँ पर तो डार्क वाले रीजन में जितना हम नीचे की तरफ जाते हैं उतने में इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, ये डार्क वाले रीजन में हम जितना नीचे जा रहे हैं इंटेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब बाउंड्री पर ज़्यादा होगी और फिर कम होती जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये जो है वो कौन सा रीजन हो गया, ये हमारा पास जो है प्रकाशमय क्षेत्र, लाइट का रीजन हो गया, जहाँ हमें फ्रिंजेस बनती दिखाई देती है। और ये हो गया हमारा छाया क्षेत्र यानी कि शेडो रीजन, जहाँ पर इंटेंसिटी लगातार कम होती जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसके पूरे नोट्स उतार कर रखें ताकि आपको जो है आपके नोट्स बन